हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। द डेली डाइजेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज जो देखेंगे हम वो है नगर विमानन सम्मेलन से। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में नगर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया है। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के परिवहन और विमानन मंत्री, नियामकीय निकाय और उद्योग विशेषज्ञ एकत्रित हुए। इस सम्मेलन में 29 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल रहे। इसी से संबंधित है अपना उड़ान योजना, पूरे देश का आम नागरिक। तो इसका मंत्रालय कौन सा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है कि हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाना और भारत में आर्थिक विकास में योगदान देना। सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है ये, और कम सेवा वाले हवाई मार्गों को उन्नत करने की क्षेत्रीय संपर्क योजना का हिस्सा है। कतला के बारे में केंद्रीय मंत्री ने भुवनेश्वर में मछली की किस्म अमृत कतला जारी किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ये किस चीज के मंत्री हैं? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। यहाँ केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान में कैटला मछली की अनुवांशिक रूप से उन्नत किस्म अमृत कैटला को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके लिए 2010 से ही प्रोग्राम चल रहा था। कैटला के शरीर के वजन को बेहतर बनाने के लिए चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों से 9 उपभेदों के आधार पर इसका चयनात्मक प्रजनन चल रहा था। इस परीक्षण में यह पाया गया कि प्रति पीढ़ी 15% अनुवांशिक लाभ और तीसरी पीढ़ी तक 35% संचयी लाभ प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय परीक्षणों से पता चलता है कि उन्नत कतला एक वर्ष में औसतन 1.8 केजी वजन तक पहुंच सकता है, जबकि उसी दौरान स्थानीय प्रजातियों का वजन 1.2 किलोग्राम रहा। खबर है, केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया। तो ये देखिए, रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया है। सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान को रंगीन मछली मोबाइल ऐप विकसित करने में मदद की है। की विशेषता को देखिए, तो यह जो पेशेवर मछुआरे हैं, चाहे जो नोविस है, जो नौसिखिए हैं, दोनों के लिए एक व्यापक गाइडलाइन प्रदान करता है। ऐप 8 भाषाओं में, जो भारतीय भाषाएं हैं, उसमें लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों के बारे में जानकारी देगा। उपयोगकर्ता आसानी से फाइंड एक्वेरियम शॉप्स टूल का इस्तेमाल करके अपने आसपास के एक्वेरियम दुकानों को ढूंढ सकते हैं। साथ ही इसमें शैक्षिक मॉड्यूल भी शामिल है, बेसिक्स ऑफ एक्वेरियम केयर मॉड्यूल। इसमें एक्वेरियम के प्रकार, मछली, जल निस्पंदन, प्रकाश व्यवस्था, भोजन और दिन प्रतिदिन के रख रखाव जैसे आवश्यक विषयों के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। इसके साथ सजावटी जलीय कृषि मॉड्यूल भी इसमें शामिल है, जिससे आप विभिन्न सजावटी मछलियों के प्रजनन, पालन और देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। DRDO और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण
एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया, जिसका लक्ष्य कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले हवाई जहाज को लक्ष्य बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज मिशन मौसम से है। मौसम बदलने की जुगत में भारत ने 2000 करोड़ रुपए के खर्च की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो मिशन मौसम किसका है? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय का है। मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? लघु से मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में 5 से 10% तक सुधार लाना तथा सभी प्रमुख महानगरों में वायु गुणवत्ता की भविष्यवाणी में 10% तक सुधार लाना। तीसरा, इससे 10 से 15 दिनों के समय में पंचायत स्तर तक मौसम की भविष्यवाणी संभव हो सकती है। अन्य बातें क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भी कहा गया है कि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम बादल को बनाया जाएगा। इससे बारिश, ओलावृष्टि या कोहरे जैसे मौसम परिस्थितियों में तेजी अथवा नरमी का अध्ययन और प्रयोग किया जा सकेगा। भारत में अभी वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारत में मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले लगभग 22 रडार हैं, जबकि अमेरिका में इसकी संख्या 160 है। भारत में इस समय कोई भी विंड प्रोफाइलर या माइक्रोवेव रेडियोमीटर उपलब्ध नहीं है, जबकि चीन में ऐसे 128 उपकरण विंड प्रोफाइलर के हैं और माइक्रोवेव रेडियोमीटर के 100 उपकरण लगे हुए हैं। तो इस मिशन के 2 चरण है। पहला चरण जो मार्च 2026 तक चलेगा, ठीक है, इसमें 70 डॉपलर रडार और 10 पवन प्रोफाइलर्स और 10 रेडियोमीटर्स लगाए जाएंगे। मिशन का मुख्य 4 स्तंभ है। क्या है? अधिक रडार, जैसे 70 डॉपलर रडार लग जाएंगे। विंड प्रोफाइलर भारत में एक भी नहीं है, तो इसकी संख्या 10 निर्धारित की गई है। 10 रेडियोमीटर लगाए जाएंगे, यह भी अभी भारत में नहीं है। और चौथा क्या है कि एआई आधारित प्रणालियों के उपयोग से बेहतर मॉडलिंग और मौसम जीपीटी आदि के जरिए बेहतर पूर्वानुमान लगाया जाएगा। द्वितीय चरण जो 2026 से शुरू होगा, इसका उद्देश्य भारत को मौसम पूर्वानुमान से मौसम प्रबंधन वाले देश की ओर रुख करना होगा। अब कुछ छोटे न्यूज हैं, जैसे निशानेबाजी का विश्व कप का फाइनल भारत के नई दिल्ली में खेला जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक मंगे खा का निधन हो गया है। ठीक है, ये बारमेर बॉयज नाम के मशहूर बैंड के एक प्रमुख गायक थे। ठीक है, और मंगे खा जी मंगनियार जनजाति है राजस्थान की, तो उससे बिलोंग करते थे। इनका निधन हो गया है। अब एक देखिए, नेपाल में घने जंगलों में पाए जाने वाले फर्न की भारी मांग के कारण मानव बाघ संघर्ष बढ़ा है। देखिए, ये जो फर्न है वो वायलिन स्क्रॉल के समान है, वायलिन के आकार का होता है, और इस पौधे को पिंडल हेड फर्न भी कहा जाता है। स्थानीय रूप से इसे नेउरो कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेदेउशिया स्टुरथिओप्टेरिस है। स्थानीय लोग इसका उपयोग अचार के रूप में दाल चावल खाने के समय इस्तेमाल करते हैं। इसकी मांग क्यों बढ़ी है? बेसिकली यह फर्न जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। और जानवरों के साथ संघर्ष क्यों बढ़ा है? क्योंकि यह चितवन नेशनल पार्क जैसे संरक्षित क्षेत्र में ही पाया जाता है, जहां गैर कानूनी ढंग से लोग प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, और इस फर्न को काटना क्या है? गैर कानूनी है। ठीक है, तो वहां पर स्थानीय कटाई करने वालों लोगों के लिए गश्त करने वाली सैनिकों से जूझना पड़ता है, साथ में बाघ, गेंडे जैसे जानवरों से भी उनको जूझना और संघर्ष करना पड़ता है। तो और 2 छोटे न्यूज हैं।
एमपी के दतिया में 400 साल पुराने किला ढह गया है। यह किला कहाँ पर था? राजगढ़ नाम से प्रसिद्ध था और ये 400 साल पुराना था एमपी के दतिया में। वो पंजाब से संबंधित है। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भगत सिंह की 30 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह ने कहा। ठीक है, भगत सिंह की जयंती पर 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी 30 फुट ऊंची प्रतिमा समर्पित की जाएगी। और यह जो प्रतिमा बनी है वो गन मेटल से बनी हुई है। और गन मेटल क्या है? एक मिश्र धातु है जो तांबा, टीन और जस्ता का बना होता है। इसे लाल पीतल भी कहते हैं। और यह गन मेटल क्या होता है? जंग प्रतिरोधी होता है, अर्थात यह भाप, समुद्री जल और वायुमंडल से लगने वाले जंग का सामना करने में सक्षम होता है। तो देखिए, एक छोटी सी न्यूज और है। अयोध्या के राम मंदिर में बनेगा एक म्यूजियम जहां सभी भाषाओं की राम कथा और साहित्य को मिलेगा स्थान। एक ये पॉलिटी से संबंधित न्यूज है। केंद्र सरकार ने कहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा याचिका दायर कर रहा है और उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। ठीक है, और केंद्र ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की है। तो सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसले की समीक्षा करता है वो आर्टिकल 137 के अंतर्गत करता है। तो जान लीजिए कि बेसिकली मामला क्या है। तो सरकार ने न्यायालय के 14 अगस्त के उस फैसले की समीक्षा की मांग की है जिसमें खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर करों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने राज्य सरकार को 1 अप्रैल 2005 से बिना ब्याज या जुर्माने के 12 वर्षों में किस्तों के बकाया कर वसूलने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सूची में भूमि शब्द की न्यायालय की व्याख्या से भी असहमति जताई है, जिसमें सभी प्रकार की भूमि, यहाँ तक कि खनिज युक्त भूमि भी शामिल है। अगर इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह खनिजों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे को कमजोर करेगा, ऐसा केंद्र सरकार का तर्क है। न्यायालय का 25 जुलाई का फैसला इस मामले में आया था कि क्या राज्य सरकारों को 1957 के खान एवं खनिज विकास व विनियमन अधिनियम के तहत खानों और खनिजों से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने और उस पर कर लगाने का अधिकार है अथवा नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सीमेंट निर्माता इंडिया सीमेंट और तमिलनाडु सरकार से जुड़े एक मामले में न्यायालय की एक छोटी पीठ द्वारा 1989 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। 1989 के फैसले में कहा गया था कि रॉयल्टी एक कर है और राज्य विधानसभाओं को खदानों और खनिजों से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने और कर लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह विषय 1957 के अधिनियम के अंतर्गत आता है। जुलाई के फैसले में कहा गया था कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में शामिल नहीं है। तो जो 9 न्यायाधीशों की पीठ जिसकी अध्यक्षता डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी, उन्होंने कहा कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में शामिल नहीं है और इन्होंने 1989 के फैसले में अदालत की टिप्पणी को गलत पाया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, सरकार को किए गए भुगतान को सिर्फ इसलिए कर नहीं माना जा सकता क्योंकि कानून में बकाया राशि की वसूली का प्रावधान है। ठीक है, तो आज के लिए यही रहने देते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।